पार्ट 2, चैप्टर 5, विन वेयर इट मैटर्स। ऑथर जब यंगस्टर्स को अपना करियर बनाते हुए नोटिस करते हैं तो उन्हें टॉर्टॉइज और रैबिट की कहानी याद आती है। आजकल के यंगस्टर्स रैबिट के जैसे बिना सोचे समझे तेजी से भागने लगते हैं और आखिर में थक कर रुक जाते हैं। ऑथर का मानना है कि किसी के भी करियर का लास्ट पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑथर विन वेयर इट मैटर्स में बिलीव करते हैं, मतलब कि वहां जीत कर दिखाओ जहां जरूरी है। ऑथर अज्यूम करते हैं कि आजकल हमारे करियर्स एवरेज 40 इयर्स के होते हैं। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ। ऑथर ने अपने लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस से ये 2 कंक्लूजन्स निकाले हैं। पहला, द सेकेंड हाफ इज वेयर ट्रू सक्सेस इज क्रिएटेड। इसको समझने के लिए ऑथर ने 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया है जो एक ही मार्केटिंग स्कूल से हैं। अपने करियर के पहले हाफ में दोनों ही मार्केटिंग हेड रहे। अपने करियर के सेकेंड हाफ में पहला एक एमएनसी का सीएमओ बन गया और दूसरा अपनी मार्केटिंग हेड की पोजीशन पर ही रहा। वैसे ही 2 इंजीनियर जो कि सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और अच्छी कंपनीज में प्लांट मैनेजर्स बने। करियर के सेकेंड हाफ में पहला अपनी कंपनी के सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग का हेड बन गया और दूसरा प्लांट मैनेजर की पोस्ट पर ही रहा। इस एनालिसिस को बहुत सारे केसेस में अप्लाई किया जा सकता है और हर बार यही कंक्लूजन मिलेगा कि सेम क्वालिफिकेशन वाले लोगों के करियर में सक्सेस का मेजर डिफरेंस सेकेंड हाफ में ही दिखता है और दूसरा, करियर सक्सेस इजी इन द फर्स्ट हाफ, डिफिकल्ट इन सेकेंड हाफ। ऑथर ने एक थंब रूल बनाया है कि 95% लोग करियर के पहले हाफ में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन करियर के सेकेंड हाफ में सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। सेकेंड हाफ में सक्सेसफुल होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग फेल हो जाते हैं। ऑथर का मानना है कि 95% लोग अपने करियर के सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ की सक्सेस तक ही लिमिटेड रह जाते हैं और बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। ऑथर ने इसके 3 रीजंस दिए हैं। पहला, द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की सारी डेजिग्नेशंस और इन डेजिग्नेशंस का जूनियर और सीनियर लेवल का अरेंजमेंट हमारे करियर ग्रोथ का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। करियर के स्टार्ट में हम पिरामिड के बेस पर होते हैं जहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन जैसे जैसे हम सीनियर पोस्ट और करियर के सेकेंड हाफ पर जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ द बॉस। करियर में जब हम जूनियर पोस्ट पर होते हैं तो हमारे बॉसेस और सुपरवाइजर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। हर स्टेप पर कोई सुपरवाइजर हमारे काम को रिव्यू करता है, इसलिए अगर हमारी कोई वीकनेस होती है तो वो बॉस के सुपरविजन से कंपेंसेट हो जाती है और करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन करियर के सेकेंड हाफ में ज्यादा सुपरविजन नहीं मिलता, हमें खुद ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वहां पर हमारी वीकनेसेस से करियर ग्रोथ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लेवल। करियर के फर्स्ट हाफ में जो हायर पोस्ट होती हैं वो एम्प्लॉय की प्रेजेंट पोस्ट से बहुत मिलती है। तो एक पोस्ट पर काम करता एम्प्लॉय साथ ही साथ खुद को नेक्स्ट पोस्ट के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है। मान लीजिए अगर कोई एरिया सेल्स मैनेजर से रीजनल सेल्स मैनेजर बनता है तो उसके काम की सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी और स्केल बड़ी है, लेकिन करियर के सेकेंड हाफ में ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए कि कोई अपनी कंपनी के सेल्स मैनेजर की पोस्ट से प्रमोट होकर सीईओ बन जाता है तो उसके काम में बहुत मेजर डिफरेंसेस आएंगे। सेल्स मैनेजर की पोस्ट ने उस एम्प्लॉय को सीईओ बनने जितना प्रिपेयर नहीं किया है और यही रीजन है कि करियर के सेकेंड हाफ में उस एम्प्लॉय को सक्सेस इजीली नहीं मिल सकती। व्हाट आर यू मैनेजिंग योर फर्स्ट हाफ फॉर? इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है कि करियर के सेकेंड हाफ में सक्सेसफुल होना जरूरी है, लेकिन सेकेंड हाफ में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। इसलिए सेकेंड हाफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत है। वो कैटलिस्ट है फाउंडेशन बिल्डिंग। करियर के सेकेंड हाफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी स्किल्स और कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है जिनका फाउंडेशन करियर के फर्स्ट हाफ में डेवलप करना होता है। लेकिन ऑथर इतने सारे लोगों से डील करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ज्यादातर लोग अपने करियर में शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे भागते हैं और करियर के सेकेंड हाफ में सक्सेस पाने के लिए स्किल्स डेवलप करने को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। करियर में सेकेंड हाफ की सक्सेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर उसके लिए जरूरी है
फर्स्ट हाफ में उस सक्सेस की फाउंडेशन तैयार हो। यंगस्टर्स इस फाउंडेशन बिल्डिंग पर क्यों फोकस नहीं कर पाते? ऑथर ने इसके 3 रीजंस बताए हैं। पहला, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। इसको हम एक आर्टिस्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि एक बड़े आर्टिस्ट के अंडर काम करता है। जो भी काम वो करता है उसका सारा क्रेडिट और तारीफ सीनियर आर्टिस्ट को मिलती है। अब सक्सेस की जल्दी में वो जूनियर आर्टिस्ट बहुत जल्दी सीनियर आर्टिस्ट से अलग हो जाता है और खुद का काम शुरू कर देता है। उसने शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल होने जितनी स्किल्स तो सीख ली है, लेकिन अपने 40 साल के करियर में सक्सेसफुल होने की सारी एबिलिटीज वो नहीं सीख पाया है। अपने करियर में शॉर्ट टर्म रिकॉग्निशन की जल्दी में यंगस्टर्स अपने करियर की लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान नहीं देते। दूसरा, द प्रेशर टू बी द बेस्ट रैट इन द रेस। हमारे करियर के फर्स्ट हाफ में सक्सेस इस बात पर मेजर होनी चाहिए कि हमने कितना सीखा, हमें कितना एक्सपीरियंस मिला और हमने आगे के लिए फाउंडेशन को कितना स्ट्रांग बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट हाफ में हम हमारी सक्सेस को हमारे साथ काम करने वालों के काम से मेजर करते हैं। हम एक रेस का पार्ट बनकर रह जाते हैं, एक रैट रेस जहां सभी बस एक दूसरे के आगे निकलना चाहते हैं। तीसरा, लैक ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस। करियर के फर्स्ट हाफ में क्वालिटी गाइडेंस की बहुत कमी होती है। बहुत बार जब कोई एम्प्लॉय अपने सीनियर से गाइडेंस लेता है तो उसमें पार्शियलिटी होती है या फिर उसमें कंपनी का कोई एडवांटेज छुपा होता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने एक बड़ी कंपनी में 10 साल काम करके सप्लाई चेन फाइनेंस और सेल्स फाइनेंस को अच्छे से समझा। अब अचानक उसे एक छोटी कंपनी से सीएफओ बनने का ऑफर मिला है। इस कंपनी के कई सारे ऑफिशियल्स उसे एडवाइस करेंगे कि अभी उसे फाइनेंस की कंप्लीट नॉलेज नहीं है और उसे अकाउंटिंग के बारे में भी सीखना चाहिए और इसी कंपनी में कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन उस एम्प्लॉय के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये एडवाइस उसके बेनिफिट के लिए है या कंपनी के बेनिफिट के लिए। इस बुक के आगे के चैप्टर्स का फोकस इसी बात पर होगा कि लैक ऑफ गाइडेंस को कैसे दूर किया जाए। नॉलेज गैप को फिल करने के कैटलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए वेट करना और दूसरों से खुद का कंपैरिजन करके एक रेस का पार्ट बने रह जाना, ये 2 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें खुद ही ओवरकम करना है। हमें खुद ही अपनी पर्सनालिटी और बिहेवियर में चेंजेस लाने चाहिए। चैप्टर 6, फर्स्ट हाफ इज द कैटलिस्ट हाफ। एक यंग मैनेजर ऑथर के पास एडवाइस लेने आया। उसने 4 साल एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया और अब 1 साल से वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसे अपने पिछले ऑफिस से हाई पोस्ट पर ज्वाइन करने का ऑफर आया। उस मैनेजर का सवाल था कि क्या उसे फैक्ट्री में रहकर अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग पर काम करना चाहिए या फिर हाई डेजिग्नेशन का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। फाउंडेशन बिल्डिंग एक कैटलिस्ट है जो करियर के सेकेंड हाफ में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। इसलिए कैटलिस्ट के इफेक्टिव यूज के लिए ऑथर ने करियर मैनेजमेंट के 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं। पहला, डेप्थ ओवर विड्थ। डेप्थ यानी गहराई से ऑथर का मतलब है स्किल्स एंड एबिलिटीज। विड्थ यानी चौड़ाई से मतलब नॉलेज और इंफॉर्मेशन। करियर के सेकेंड हाफ में विड्थ के कंपैरिजन में डेप्थ की ज्यादा वैल्यू है। इस बात को अमित और विजय के एग्जाम्पल से समझते हैं। दोनों ही सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। विजय को 3 साल के करियर में 3 सिटीज में काम करने का मौका मिला। इससे उसे बहुत सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिला। अलग अलग सिटीज में मार्केट कैसे अलग होते हैं और रिटेलर्स का बिहेवियर कैसे अलग होता है, ऐसी कई सारी चीजों का नॉलेज विजय को मिला। अमित 3 साल एक ही सिटी में रहा। उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तो नहीं मिला, लेकिन उसके स्किल्स बहुत शार्प हो गए। उसे दूसरे और तीसरे साल में ये जानने का मौका मिला कि फर्स्ट ईयर की कौन सी और कितनी पॉलिसीज यूजफुल है। वो TMRR अप्रोच से अपने काम को एनालाइज करके अपना एक्सपीरियंस एल्गोरिदम बहुत स्ट्रांग बना सकता है। इससे अमित का रियल इंडिविजुअल ग्रोथ विजय से ज्यादा हुआ। इंटरनेट एरा में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन स्किल्स को फर्स्ट हाफ में ही डेवलप करना पड़ता है और सेकेंड हाफ की सक्सेस के लिए एक्सपीरियंस, एल्गोरिदम और स्किल्स का डेवलप होना ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कंप्लीट मेजर लर्निंग साइकिल्स। इस कॉन्सेप्ट को हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। ऑथर का मानना है कि किसी भी लर्निंग साइकिल का फुल्ली पार्ट होना बहुत सारी हाफ लर्निंग साइकिल्स का पार्ट होने से बेटर है।
मतलब कि 2 हाफ लर्निंग साइकिल इज नॉट इक्वल टू 1 लर्निंग साइकिल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट लर्निंग साइकिल का पार्ट बने और आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस को सीखा। अब आपने उस लर्निंग साइकिल को छोड़ दिया और दूसरी लर्निंग साइकिल में सीखा कि स्ट्रैटेजी बिल्ड करके प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करते हैं। देखा जाए तो आपने एक पूरी लर्निंग साइकिल को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन 2 पार्ट्स में सीखने से उस लर्निंग साइकिल की इफेक्टिवनेस कम हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिला ये एनालाइज करने के लिए कि आपके लर्निंग साइकिल के स्टार्ट में लिए गए डिसीजंस का क्या इफेक्ट हुआ है। लेकिन कई बार हमारे करियर में ऐसा टर्न आता है जहां हमें डिसीजंस लेना होता है कि हमें अपनी लर्निंग साइकिल को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ना है या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज को छोड़कर लर्निंग साइकिल कंप्लीट करना है। इस सिचुएशन में की गाइडलाइंस क्या है? अपने करियर की मेजर लर्निंग साइकिल को कभी भी बीच में मत छोड़ो। ऑथर की हमेशा ये एडवाइस है, हमेशा उस ऑप्शन को चूज करो जिससे रियल इंडिविजुअल ग्रोथ हो। किसी के भी करियर में 4-5 मेजर लर्निंग साइकिल्स होती हैं। सारी लर्निंग साइकिल्स मेजर नहीं होती। मेजर लर्निंग साइकिल्स वही है जिससे एक्सपीरियंस एल्गोरिदम में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है। अगर किसी ऐसे ही लर्निंग साइकिल को करते हुए किसी एम्प्लॉय के पास प्रमोशन का ऑफर आता है तो वो अपने सीनियर्स से बात कर सकता है। जिस लर्निंग साइकिल का वो अभी पार्ट है वो भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट तो होगी ही। अगर कोई एम्प्लॉय अपने सीनियर्स को ये कहे कि वो किसी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर प्रमोशन नहीं लेना चाहता तो इस एटीट्यूड से सभी इंप्रेस होंगे और आगे जाकर ऐसे एम्प्लॉय को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऑथर का करियर 25 साल का है। इतने लंबे करियर में ऑथर बहुत सारी लर्निंग साइकिल्स का पार्ट बने, पर उनमें से सिर्फ 4 ही मेजर लर्निंग साइकिल्स हैं। जब ऑथर एशियन पेंट्स में ब्रांड मैनेजर थे तब उन्हें अपने करियर की पहली मेजर लर्निंग साइकिल का पार्ट बनने का मौका मिला। ऑथर ने 3 साल तक मार्केटिंग के बेसिक्स सीखे। एशियन पेंट्स में ही उन्हें अपनी दूसरी मेजर लर्निंग साइकिल मिली। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का एंड टू एंड मतलब कि स्टार्ट से एंड तक पार्ट। ऑथर ने तीसरी मेजर लर्निंग साइकिल में 4 साल दिए। ऑथर एक ऐसी कंपनी में थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। ऑथर को कई बार ऐसा लगता था कि उनके एफर्ट्स के हिसाब से उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 4 सालों में कंपनी के सक्सेसफुल टर्न अराउंड में ऑथर ने ये सीखा कि कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं और अंडर परफॉर्मिंग बिजनेस से कैसे डील करते हैं। ऑथर सारी जिंदगी एक बिजनेस लीडर या मैनेजर रहे हैं, तो जब उन्होंने कैडबरी इंडिया में एचआर हेड की डेजिग्नेशन को संभाला वो उनकी 4th मेजर लर्निंग साइकिल बन गई। एक ग्रेट लर्निंग साइकिल वही है जो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग चेंज करे। ऑथर ने 3 साल तक एचआर हेड रहकर इस बात को एक्सपीरियंस किया। और तीसरा, गेट आउट देयर व्हेन यू कैन। करियर मैनेजमेंट का एक बेसिक एलिमेंट है कि इसे ट्रेंचेस यानी खाई या गड्ढे से समझना चाहिए, ना कि टावर्स से। इसका मतलब है कि करियर के फर्स्ट हाफ में एक एम्प्लॉय को फ्रंट लाइन और ऑपरेशनल जॉब्स का भी पार्ट होना चाहिए। उसे चैलेंजिंग जॉब्स लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रेंचेस को जाने बिना एक सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकता। ऑथर ने खुद भी अपने करियर में इसको प्रैक्टिस किया है। एमबीए कंप्लीट करने के बाद ऑथर एशियन पेंट्स में थे और जयपुर में एज अ ट्रेनी काम कर रहे थे। उनके काम के पहले ही मंथ में गोडाउन कीपर ने काम छोड़ दिया और आगे फेस्टिवल सीजन होने की वजह से उसका काम ऑथर को करना पड़ा। इतने बड़े बिजनेस स्कूल से एमबीए करने के बाद ऑथर एक गोडाउन कीपर का काम कर रहे थे। इनवॉइसेस के अकॉर्डिंग बॉक्सेस को मैच करना, काउंट करना और अगले दिन का ऑर्डर डिस्पैच करना, ये सब काम करके ऑथर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग का मौका मिला। हम सोचेंगे कि वो कैसे? ऑथर ने नोटिस किया उन बॉक्सेस ने प्रोडक्ट क्वांटिटी को सही से प्लान नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे बॉक्सेस पूरे नहीं बिकते थे और उन बॉक्सेस पर लेबल्स सही साइड पर मार्क नहीं थे, जिससे काम में परेशानी होती थी। अपने इतने लंबे करियर में ऑथर ने जब भी बॉक्सेस डिजाइन किए उन्हें गोडाउन का एक्सपीरियंस काम आया। इस चैप्टर के कंक्लूजन में ऑथर कहते हैं कि हमें करियर में वो ही डिसीजंस लेने चाहिए जो रियल इंडिविजुअल ग्रोथ में हेल्प करे, पर मेजर डिसीजन में ये ध्यान रखे कि उससे एक्सपीरियंस एल्गोरिदम और फाउंडेशन बिल्डिंग पर क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई डाउट हो
तो इन प्रिंसिपल्स को याद रखें। पहला, फेवर डेप्थ ओवर विड्थ। दूसरा, कंप्लीट मेजर लर्निंग साइकिल्स व्हेन यू आर इन देम। तीसरा, गेट आउट देयर व्हेन यू कैन, अनलीश द कैटलिस्ट। चैप्टर 7, बॉसेस एंड मेंटोर्स एज कैटलिस्ट्स। हमारी करियर सक्सेस सिर्फ हमारे एक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, इसमें हमारे बॉसेस और मेंटोर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। करियर के फाउंडेशनल ईयर्स में, मतलब कि स्टार्टिंग के 15 साल में, बॉस और मेंटोर्स की क्वालिटी आपके पूरे करियर को इम्पैक्ट करती है। ऑथर इस फैक्ट को इनएस्केपेबल ट्रुथ कहता है, यानी कि हम माने या ना माने, लेकिन बॉसेस का इम्पैक्ट हम सबके करियर में होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए हमें 2 टाइप्स के बॉसेस को समझना पड़ेगा। फर्स्ट कैटेगरी के बॉसेस वो है जिनका फोकस होता है काम के कंप्लीट होने पर। उन्हें एम्प्लॉइज से रिजल्ट्स चाहिए होते हैं और इसलिए वो एम्प्लॉइज को सपोर्ट करते हैं, काम को फॉलो अप करते हैं और रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। सेकंड कैटेगरी के बॉस वो होते हैं जो रिजल्ट्स पर तो फोकस करते ही है, पर उनका फोकस इस बात पर भी होता है कि उनका एम्प्लॉय काम करते वक्त अपने एक्सपीरियंस एल्गोरिदम को भी इम्प्रूव करे। उनकी कोशिश होती है कि एम्प्लॉय TMRR की हैबिट को डेवलप करे और अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करे। इस तरह के मेंटोर्स लर्निंग साइकिल को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के व्यू पॉइंट से नहीं देखते। उनका फोकस इस बात पर भी होता है कि उनकी टीम स्ट्रांग हो और उनका हर एम्प्लॉय लर्निंग साइकिल का बेनिफिट उठा सके। नॉट जस्ट मिस्टर नाइस। एक अच्छा बॉस वही है जो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे आप अनकंफर्टेबल हो, जैसे कि आप अपने काम में क्या बेटर कर सकते थे जो आपने नहीं किया। ऐसा बॉस जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन में ना रखे। ऑथर ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि ऐसे ही बॉस आपको अपना एक्सपीरियंस एल्गोरिदम डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर ऑथर के पास चॉइस हो कि उन्हें एक डिसेंट और नाइस बॉस के साथ काम करना है या फिर एक स्ट्रिक्ट बॉस के साथ जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाए और उनसे उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम काम करवाए, तो ऑथर सेकंड वाले बॉस को चूज करेंगे। अगर कोई बॉस आपके एक्सपीरियंस एल्गोरिदम को डेवलप करने पर फोकस करता है और साथ ही बहुत नाइस एंड डिसेंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका मेन फोकस इस बॉस पर होना चाहिए जो आपके एल्गोरिदम को डेवलप होने का मौका दे, ना कि किसी ऐसे बॉस पर जो आपको नाइस और कंफर्टेबल फील करवाए। इज इट जस्ट लक देन? हम अपने बॉसेस को अपने आप चूज नहीं कर सकते, तो क्या इसका मतलब ये है कि वही लोग करियर में सक्सेसफुल होते हैं जिनका लक अच्छा होता है और उन्हें अच्छा बॉस मिला होता है? ऑथर कहते हैं कि इस केस में लक का एलिमेंट तो है, लेकिन हम अपनी तरफ से भी एक अच्छे बॉस के अंडर काम करने की प्रोबेबिलिटी को कैटलाइज कर सकते हैं। हमने चैप्टर 4 में सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में पढ़ा है। हमारे बॉसेस हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न का पार्ट है जिन पर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया है कि अपने सर्कल ऑफ कंसर्न से डील करने का बेस्ट तरीका है अपनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को यूज करना। ऑथर ऐसे 3 पार्ट्स बता रहे हैं जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। पहला, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। जिस तरह एक सबऑर्डिनेट को अच्छे बॉस की तलाश होती है, उसी तरह एक बॉस को भी अच्छे सबऑर्डिनेट्स की तलाश होती है। अगर आप में इनिशिएटिव है, विजन है और इंडिपेंडेंटली काम करने की एबिलिटी है, तो कंपनी में अच्छे बॉसेस आपको जरूर नोटिस करेंगे। इन बॉसेस का कंपनी में बहुत इन्फ्लुएंस होता है और वो किसी सबऑर्डिनेट को अपनी टीम में प्रमोट कर सकता है, जिससे उस एम्प्लॉय को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ऑथर ने खुद के ही करियर से एक एग्जाम्पल दिया है। ऑथर एक न्यू लॉन्च पर काम कर रहे थे और उनके अंडर एक प्रोडक्ट मैनेजर काम करता था। ऑथर उसके काम से बहुत खुश थे। कंपनी में एक क्रिटिकल डेजिग्नेशन पर किसी को पोस्ट करने का चांस ऑथर को मिला और ऑथर ने उस प्रोडक्ट मैनेजर को प्रमोट किया ताकि वो ऑथर के लिए डायरेक्टली काम कर सके। उस एम्प्लॉय को एक एफिशिएंट बॉस ऑथर के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे उसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एक्सपीरियंस एल्गोरिदम को डेवलप करने का मौका मिला। दूसरा, वर्क इन कंपनीज विद गुड बॉसेस। मान लीजिए कि एक कंपनी में 30% बॉसेस गुड बॉस है और दूसरी कंपनी में 70% बॉसेस गुड बॉसेस हैं, तो सेकंड कंपनी में आपको एक गुड बॉस मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें पता कैसे चले कि किसी कंपनी में कितने % बॉसेस गुड बॉसेस हैं? इस बात को समझने के लिए
कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हर एम्प्लॉय को अपने करियर डिसीजन से पहले एनालाइज करना चाहिए। पहला इंडिकेटर है हाई क्वालिटी टैलेंट को एम्प्लॉय करने में कंपनी की रेपुटेशन। अगर कंपनी की टैलेंट मार्केट में इमेज अच्छी है तो उस कंपनी में अच्छे बॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा इंडिकेटर है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट पर ध्यान देती है या नहीं। ऑथर से लोग कई बार पूछते हैं कि उन्हें स्टार्टअप्स में काम करना चाहिए या वेल एस्टैब्लिश कंपनीज में। ऑथर का मानना है कि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसलिए एक एम्प्लॉय को अपनी करियर स्टेज के अकॉर्डिंग सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। और तीसरा है राइड द गुड लक। अगर गुड लक से हमें एक अच्छे बॉस के अंडर काम करने का मौका मिल जाए तो हमें उनके अंडर ज्यादा साल काम करने का ट्राई करना चाहिए, जिससे हमें फाउंडेशन बिल्डिंग में ज्यादा टाइम मिल सके। हु इज मेंटोर? लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस में एक मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है। मेंटोर वो होता है जो आपके लॉन्ग टर्म करियर में सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। ऑथर ने इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया है जो एक मेंटोर में होनी चाहिए। पहला, आपका मेंटोर आपसे सीनियर होना चाहिए। आपके साथ सेम प्रोफाइल पर काम करने वाला आपका मेंटोर नहीं बन सकता। मान लीजिए कि आपका 40 इयर्स का करियर एक 40 किलोमीटर के रोड जैसा है। आपने 10 साल काम किया है, तो आप एक ऐसे पॉइंट पर है जहां आप आने वाले 10 सालों को विजुअलाइज करके अपना करियर डिसीजन एक फॉरवर्ड व्यू से ले सकते हो। आपका मेंटोर 20 साल से काम कर रहा है। उन्होंने 10 से 20 किलोमीटर वाला रास्ता ट्रैवल किया है जिसे आप अब करने जा रहे हो, इसलिए उनके पास एक बैकवर्ड व्यू है। वो आने वाले 30-40 किलोमीटर्स मतलब ईयर्स को भी पास से विजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए उनके पास एक फॉरवर्ड व्यू भी है। उनके व्यूज आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। दूसरा, आपका मेंटोर कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छे से जानता हो, ना कि कोई करियर काउंसलर। आपके मेंटोर का आपकी कैपेबिलिटीज को जानना बहुत जरूरी है ताकि वो आपको आपके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक एडवाइस दे सके। तीसरा, आपका कोई बॉस या लीडर आपका मेंटोर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन और खुद का पर्सनल बेनिफिट भी मैटर करता है। लेकिन आपके मेंटोर के लिए सिर्फ आपका पर्सनल बेनिफिट ही सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऑथर एक एचआर एम्प्लॉय का एग्जाम्पल देते हैं जिसे एक यूनियनाइज्ड फैक्ट्री में ट्रांसफर किया गया, मतलब कि ऐसी फैक्ट्री जहां ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस हो। उसके लिए वहां काम करना मुश्किल था क्योंकि उसे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने की आदत थी जहां सीनियर मैनेजमेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होती थी। यहां पर उसे डायरेक्टली वर्कर्स के साथ काम करना पड़ता और कैंटीन फूड, बस टाइमिंग जैसे सब्जेक्ट से डील करना पड़ता। उसने जॉब छोड़ दी। ऑथर का मानना है कि उसकी फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए वो एक बहुत अच्छा मौका था जो उसने गंवा दिया। इसी तरह आजकल एम्प्लॉय शॉर्ट टर्म बेनिफिट से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे कि अगर पता चला कि किसी स्टार्टअप को बड़ी सक्सेस मिल गई है तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचे बिना ही स्टार्टअप्स में जाने का सोचने लगते हैं। ऑथर का मानना है कि ऐसी ही सिचुएशन में एक मेंटोर की जरूरत होती है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट को ध्यान में रखकर हमें डिसीजंस लेने में हेल्प कर सके। चैप्टर 8, लॉन्ग स्टिंट्स एट वन कंपनी एंड द डिसीजन टू क्विट। ऑथर ने बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज देखे हैं जो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसका मेन रीजन है पुअर करियर डिसीजंस, स्पेशली जॉब क्विट करने का डिसीजन। ऑथर का मानना है कि लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना हमारी रियल इंडिविजुअल ग्रोथ और एक्सपीरियंस एल्गोरिदम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इस बात को ऑथर अपने करियर का एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। ऑथर ने मॉन्डेलिस के लिए 11 साल काम किया। इस टाइम पीरियड में उन्हें 2 ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला, ओरियो और कैडबरी सिल्क। ऑथर चॉकलेट्स और बिस्किट्स के कैटेगरी डायरेक्टर थे। 2010 से 2013 तक ऑथर इन ब्रांड्स के लॉन्च और ग्रोथ में इन्वॉल्व थे और उन्होंने इन ब्रांड्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को एक्सपीरियंस किया। फिर ऑथर का ट्रांसफर एशिया पैसिफिक रीजन में हो गया और उनका इन ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट लिंक टूट गया। कुछ साल बाद ऑथर मैनेजिंग डायरेक्टर बनके फिर इंडिया आए और उनका इन ब्रांड्स से फिर से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। अब इन ब्रांड्स की परफॉर्मेंस को ऑथर ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते थे,
क्योंकि उनका एनालिसिस सिर्फ एक एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, उनका एनालिसिस कैटेगरी डायरेक्टर के व्यू पॉइंट से भी था। इसलिए एमडी की पोस्ट से ऑथर का एक्सपीरियंस एल्गोरिदम डबल रेट पर ग्रो हो रहा था, क्योंकि उनके पास उन्हीं ब्रांड्स की स्टार्टिंग स्टेजेस में काम करने का एक्सपीरियंस था। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम किसी कंपनी में ज्यादा टाइम तक काम करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस एल्गोरिदम डबल रेट पर ग्रो होता है। अब क्या इस बात का ये मतलब है कि एक एम्प्लॉय को हमेशा एक ही कंपनी में काम करना चाहिए और कभी क्विट नहीं करना चाहिए? नहीं। ऑथर ने ऐसे लोग देखे हैं जो पूरी लाइफ एक ही कंपनी में काम करते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम ही हैं। इसलिए ऑथर कुछ गाइडलाइंस सजेस्ट कर रहे हैं जो हमें जॉब क्विट करने से रिलेटेड करियर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। अपनी जॉब को क्विट करने से पहले हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्या हम इसलिए क्विट कर रहे हैं क्योंकि हमें दूसरी जगह ज्वाइन करना है। अगर ऐसा है तो ऑथर के अकॉर्डिंग जॉब क्विट करने के लिए ये रीजन गलत है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हमें हमेशा ही बेटर अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी, लेकिन सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए क्विट कर देने से हमारी लर्निंग साइकिल्स और एक्सपीरियंस एल्गोरिदम अफेक्ट होंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग क्विट करने के दो ही रीजन सही है। फर्स्ट रीजन, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी करंट जॉब से कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, और सेकंड रीजन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वहां फिट नहीं हो पा रहे। अगर आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक आइडियाज और विजन ही अलग है तो क्विट करना सही डिसीजन है। बहुत सारे एम्प्लॉयज पुअर करियर डिसीजन मेकिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं, मतलब कि वो पहले डिसीजन ले लेते हैं और फिर अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस ढूंढते रहते हैं। ऑथर का मानना है कि हमें पहले डिसीजन के पीछे के रीजंस को इवैल्यूएट करना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। इस टेक्निक को समझने के लिए ऑथर ने डायग्राम का यूज किया है। इस डायग्राम के 4 पार्ट्स हैं। जब लोग पहले डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस डायग्राम के 2 ही पार्ट्स पर फोकस करते हैं। माई करंट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज बैड, एंड माई फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट कैन बी गुड। लेकिन ये पुअर डिसीजन मेकिंग है। हमें हमेशा करियर डिसीजन लेने से पहले इस डायग्राम के 4 पार्ट्स को फिल करना चाहिए। अगर हम सिर्फ 2 ही पार्ट्स को फिल कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हम पुअर डिसीजन ले रहे हैं। अगर हम सभी पार्ट्स फिल कर पाते हैं और फिर जॉब क्विट करने का डिसीजन लेते हैं तो फिर वो गुड डिसीजन मेकिंग है। अब मान लीजिए कि आपने इस टेक्निक को फॉलो करके फाइनली क्विट करने का डिसीजन ले लिया है, तो अब कहां ज्वाइन करना है, इसके लिए क्या गाइडलाइंस है? ऑथर के अकॉर्डिंग हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारी रियल इंडिविजुअल ग्रोथ कहां ज्यादा होगी, कहां पर हमें एक्सपीरियंस एल्गोरिदम को डेवलप करने का मौका मिलेगा और किस ऑर्गेनाइजेशन में हमें मेजर लर्निंग साइकिल्स का पार्ट बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यही सब फैक्टर्स लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। पे, डेजिग्नेशन और कंपनी की रेपुटेशन सेकेंडरी फैक्टर्स है। दूसरी जगह ज्वाइन करते टाइम फिट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिस जगह आप ज्वाइन करते हैं वहां का एनवायरनमेंट और कल्चर आपकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जहां आप फिट हो सके। ऑथर के अंडर एक एम्प्लॉय था जिसको ऑथर सुपरस्टार कहकर डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उसने जॉब छोड़ दी और फिर उसने जिस कंपनी में ज्वाइन किया वहां कभी भी इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाया, क्योंकि वो वहां के एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पाया। इसलिए फिट फैक्टर को हमेशा कंसिडर करें। ऑथर्स क्विट एंड ज्वाइन डिसीजंस। एशियन पेंट्स में 10 साल तक काम करने के बाद क्विट करना ऑथर का एक पुअर करियर डिसीजन था। ऑथर ने क्विट डिसीजन को ज्वाइन डिसीजन के बेसिस पर लिया, जो कि ऑथर के अकॉर्डिंग अप्रोच है। उन्हें जीई कंट्रीवाइड नाम की कंपनी में ज्यादा पे और बड़े जॉब टाइटल का ऑफर मिला और ऑथर ने एशियन पेंट्स को क्विट कर दिया, जहां उनका एक्सपीरियंस एल्गोरिदम बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा था। ऑथर ने इस कंपनी को जल्दी ही क्विट कर दिया क्योंकि इस कंपनी के एनवायरनमेंट में ऑथर फिट नहीं हो पा रहे थे। ऑथर ने ओनिडा कंपनी ज्वाइन की और वहां पर उन्हें अपना एक्सपीरियंस एल्गोरिदम ग्रो करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। 4 साल बाद ऑथर ने वहां से क्विट करने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन कहीं और ज्वाइन करने के डिसीजन पर बेस्ड नहीं था।
ऑथर को लगा कि वो इस कंपनी से अब और ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे और इसलिए उन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन करने से पहले ही वहां क्विट करने का डिसीजन ले लिया। और यही आइडियल अप्रोच है करियर डिसीजन लेने की। ऑथर ने फाइनली कैडबरी कंपनी ज्वाइन की। कैडबरी में ऑथर बहुत सारे लोगों को पहले से ही जानते थे। ऑथर को पता था कि वो कैडबरी के एनवायरनमेंट में फिट होंगे, इसलिए ये डिसीजन एक आइडियल डिसीजन था जो कि फिट फैक्टर और लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड था। कंक्लूजन्स टू पार्ट 2। इस चैप्टर के साथ बुक का सेकेंड पार्ट खत्म होता है। बुक के लास्ट पार्ट में ऑथर ने हमारे करियर पर हमारी लाइफ के इम्पैक्ट को हाईलाइट किया है। हम कैसे अपनी लाइफ को एक कैटलिस्ट के जैसे यूज करके अपने करियर में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, इस बात को हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे।